सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है 11। और जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। वो ये वीडियो उसका पार्ट सेकेंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ बेसिस है जो कि ओवर द ईयर जेनरेट हुए हैं, डेवलप किए गए हैं लोगों के प्रैक्टिस के वजह से, गवर्नमेंट के वजह से, रूल रेगुलेशन जिन्होंने बनाया है उनके वजह से, प्रोफेशनल बॉडीज के वजह से। इनको हम गैप भी बोलते हैं। अच्छा, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। इसके बाद हमने फीचर्स देखा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर generally accepted by who? By the professionals, by the accounting professionals। अच्छा, अकाउंटिंग प्रोफेशनल इसको जनरली क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो उनको रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी बोले तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ज्यादा कॉस्ट भी इनकर नहीं कराता, ये प्रोवाइड करता है। इसी वजह से वो जो गैप है वो जनरली एक्सेप्टेड होता है। इसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग एजम्पशंस, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। इसके अंदर पहला है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसके अंदर 3 एजम्पशंस है: गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन। तो जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो बिजनेस है वो उसने अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उस चीज को फॉलो किया होगा, और अगर उसने नहीं किया है फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉलो तो वो उसको बताना पड़ेगा कि उसने नहीं किया और क्यों नहीं किया। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में ना ही हमारा कोई इंटेंशन है, ना ही हमारा कोई मतलब ना ही नियर फ्यूचर में हमें ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है जिससे कि हमें बिजनेस को बंद करना पड़े। ये बोलता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या बोलता है कि एक बार जो आपने मेथड वगैरह फॉलो किया, प्रैक्टिस वगैरह फॉलो किया, उसको ईयर ऑन ईयर आपको फॉलो करते रहना है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो अगर लॉ बोले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, या आपको अगर लगता है कि उसको करने से आप बेटर प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और तीसरा है कि एक्रूअल एजम्पशन, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होगा जब वो ट्रांजैक्शन में इंटर इनटू होंगे, रेदर देन कि कैश में जब डीलिंग होगा। तो वैसे तो 2 बेसिस होते हैं, एक्रूअल और कैश बेसिस। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे क्लियरली। एक चैप्टर है इस पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो वहां पे हम बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन एक फंडामेंटल एजम्पशन है, एक्रूअल एजम्पशन, वो क्या बोलता है कि हम एक्रूअल फॉलो करते हैं, और अगर आप एक्रूअल नहीं फॉलो करते हो तो आप ये बताओ कि नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, मतलब हमारे बिजनेस के लिए एक्रूअल क्यों सही नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि कुछ टर्म्स है ना जो कि एक दूसरे जैसे ही, और इन जनरल आपके लेवल तक आपको एक जैसा ही समझना है, चाहे वो बोले अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, सारे वर्ड्स आपके लिए सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है उनके बीच में, वो मैं बता देता हूं, लेकिन आप इनको ज्यादा दिल से मत लगाओ। तो ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा तो उसे भी आप फॉलो कर लेना। चलिए, तो इन अकाउंटिंग In accounting, concept, convention, assumptions, and principles are fundamental guidelines that forms the basis of preparing and presenting the financial statement। जो अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, ये बन जाए, और फर्दर इसको हम एनालाइज, इंटरप्रेट करें और यूजर्स को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपना सही डिसीजन ले पाए। तो जो कुछ हम, चाहे वो कंसेप्ट हो, कन्वेंशन हो, एजम्पशन हो या प्रिंसिपल हो, ये हमें गाइडलाइन देता है कि हमें कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करना है और प्रेजेंटेशन करना है।
while they often overlap or are used interchangeably। यानी इन जनरल उसको एक दूसरे के साथ ये सारे वर्ड, चाहे कंसेप्ट हो, कन्वेंशन हो, एजम्पशन हो, प्रिंसिपल हो, ये सारे ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको ज्यादा इसको ध्यान से, मतलब दिल से मत लगाना, बस एक बार सुन। Accounting concept, they are the basic theoretical idea or fundamental notion that underlie the preparation of financial statement। ये बेसिक theoretical idea है या फंडामेंटल नोशंस है, जो कि मतलब ये फंडामेंटली रिक्वायर्ड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के टाइम। और इसी अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग एजम्पशंस। अगला है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या हो गया हमारे लिए कि प्रैक्टिसेस डेवलप ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम लोगों ने फॉलो कर करके उस चीज को डेवलप किया। तो प्रैक्टिसेस डेवलप्ड ओवर टाइम बेस्ड ऑन द कॉमन प्रैक्टिकली एंड कंसेंसस इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन। यानी अकाउंटिंग प्रोफेशन में लोगों ने फॉलो किया है ओवर टाइम, और फिर अल्टीमेटली उस चीज को एक कन्वेंशन बना दिया है जिसको कि लोग अब फॉलो करते हैं। अगला है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑफिशियली एक्सेप्टेड रूल एंड गाइडलाइंस। ऑफिशियली मतलब जिसको कि गवर्नमेंट ने या कोई रेगुलेटर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। ऑफिशियली एक्सेप्टेड रूल्स और गाइडलाइंस, मोर फॉर्मल देन कंसेप्ट और कन्वेंशन, ऑफन इंडोर्स्ड बाय अकाउंटिंग सेटिंग बॉडीज। तो बताओ इंडिया का अकाउंटिंग सेटिंग बॉडी कौन है, ICAI, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ऊपर हमने देखा था कि जो हमारे अकाउंटिंग एजम्पशन कंसेप्ट, हमारे लिए एजम्पशन कंसेप्ट प्रिंसिपल सब कुछ सेम, बस मैंने बता दिया कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चलिए, तो यहां पे हमने बाइफरकेट किया था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो ये तो वीडियो नंबर 10 में हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप देख लेना, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, अकाउंट्स क्लास 11 डिटेल करके, वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे अदर एजम्पशंस वाला पार्ट। ठीक है, तो अदर एजम्पशंस में पहला क्या है हमारा, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, इन जनरल जो क्लास 11 में आपके पास आना है वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में क्या होता है, वैसे ये सभी के लिए लगता है, कोई भी अकाउंटिंग एंटिटी हो, लेकिन सिंस की क्लास 11 में प्रोप्राइटरशिप वाला कंसेप्ट है तो मैं उसी को लेके समझा रहा हूं। तो एक इंसान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, जो कि इस फर्म में लगाएगा पैसा, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो जब हम अकाउंट्स बनाएंगे ना, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स हम फर्म बिजनेस के एंगल से बनाएंगे, यानी कि फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो सेपरेट है अपने प्रोप्राइटर से। में भी क्या कंफर्म है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म लीगली सेपरेट नहीं है, यानी कानूनन रूप से वो सेपरेट नहीं। कानूनन रूप से जो भी काम प्रोप्राइटरशिप करेगा, फर्म करेगा, उसके लिए प्रोप्राइटर लायबल होगा कानून के। अगर ये फर्म कोई इलीगल काम करती है तो उसके लिए इसको पकड़ा जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट है, यानी इसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, तो केवल और केवल हम प्रोप्राइटरशिप फर्म का सोचेंगे और ना कि प्रोप्राइटर के एंगल से सोचेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसी प्रोप्राइटर का दूसरा कुछ और बिजनेस हो, कुछ और हो, कुछ और हो, तो सभी बिजनेस का सेपरेट कैलकुलेशन करना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि उनका क्या प्रॉफिट रहा। तो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस, according to business entity principle, business is considered to be separate from its owner। यानी from accounting point of view, मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि from accounting point of view, business is separate from its owner।
ओनर कौन होता है? जिसने कि बिजनेस में पैसा लगाया है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो प्रोप्राइटर होता है वही पैसा लगाता है, तो वो कौन हो गया? वही ओनर हो गया। तो इन जनरल कई बार ना आप मिस करोगे, आपको बोला जाए, मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूंगा कि जो आप अकाउंट्स बना रहे हो ये किसका बना रहे हो, आप उस एंगल से सोचोगे। कई बार आप इसको भी इसके अंदर मिला दोगे, लेकिन आपको समझना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म का करते हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म का अपना एग्जिस्टेंस है, राइट। चलिए, दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हमने चैप्टर 1 में ये बहुत बढ़िया से बात किया है कि जो चीज पैसे में कन्वर्ट हो सकता है उसी को हम अकाउंट्स के अंदर ला, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर ओनली कंसिडर्ड इन अकाउंट्स। और जो नहीं हो सकता है, ऑल्दो वो इंपॉर्टेंट है या अफेक्ट कर सकता है हमारे बिजनेस को, लेकिन सिंस वो मनी में कन्वर्टेबल नहीं है उसको कंसिडर नहीं कर सकता है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब कि जो मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब जो हमारा बिजनेस होता है वो बहुत साल तक चलेगा, फॉरसिएबल फ्यूचर तक। तो अब आपके पास दो चीज है कि बिजनेस शुरू अभी हुआ, मान लो वो 100 साल तक चलेगा, तो 100 साल बाद जाके उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। इसी को ऐसे समझो ना कि आप बहुत पहले क्लास शुरू की होगी नर्सरी वगैरह में, मान लो क्लास 1 में आपने क्लास शुरू किया, आज आप क्लास 11th में हो और क्लास 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, फिर तो आपका 15 साल का ये जर्नी को लोग क्या पार्ट वाइज इवेल्युएट करना सही है, या सीधे 15 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचोगे वहां पर इवेल्युएशन होना चाहिए आप? तो जायज नहीं रहेगा कि सीधे आप 15 साल पढ़ाई करो और लास्ट में 15 साल बाद आप एग्जाम दो, आपका इवेल्युएशन हो, ये जायज नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है कि पूरे जो आपके स्टडी पीरियड ऑफ 15 साल है उसको अलग अलग 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास ऐसे ऐसे बाइफरकेट किया गया। हर साल एक फाइनल एग्जाम होगा और उस साल में भी 2-4 एग्जाम होगा जिसको कि हाफ ईयरली बोलेंगे, फिर उसके बाद भी यूनिट टेस्ट। ये सब क्यों होता है? ताकि कि आपका पीरियड वाइज इवेल्युएशन होता रहे और आपका परफॉर्मेंस देखा जाए और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, ये चीज समझा जाए। तो सेम वे जो हमारे बिजनेस का पूरा लाइफ है उसको पार्ट में बांटा जाता है, हर पार्ट इन जनरल 1 साल का होता है और हर साल कंपनी का प्रॉफिट लॉस वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह बनाया जाता है ताकि कि उसका बेहतर इवेल्युएशन हो पाए। तो लाइफ ऑफ द enterprises is broken into a smaller period, generally of 12 months, so that the performance is measured at regular interval. अपने से अपने वाले एग्जाम्पल जो पढ़ाई से रिलेटेड है उससे इसको जोड़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सही है कि जो भी बिजनेस का पूरा लाइफ है उसको पार्ट पार्ट में बांट दिया हमने और फिर हमने उसका इवेल्युएशन किया, राइट। चलिए अगला है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? देयर शुड बी कंप्लीट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना, और कंप्लीट भी हो, रेलिवेंट ही हो, रेलिवेंट हो, यानी जो हमारे यूजर हो उनके लिए रेलिवेंट भी हो। ये नहीं कि बेकार के बहुत सारा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाए और उसको और कम्बरसम बनाए, बहुत लेंदी बनाए। तो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो वही डिस्क्लोज किया जाए, और किया जाए भी और कंप्लीट किया जाए और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में किया जाए। तो देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। क्या? ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी के अंदर जो भी इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एक्टिविटी हुआ जिसको कि हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए, उसका सभी का फुल डिस्क्लोजर हो पाए। अगला है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि जो चीज मटेरियल है, जो चीज मटेरियल है, और मटेरियल किस चीज के लिए, यानी कि जो हमारे यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सके, वही मटेरियल है। तो जो चीज मटेरियल है वही चीज हमें अकाउंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर डालो। तो an item should be regarded as material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of the informed investor,
यानी अगर कोई ऐसा चीज है हमारे बिजनेस के अंदर जो हुआ है, फाइनेंशियल इवेंट, जो कि हमारे यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करेगा, उसको हम मटेरियल कंसिडर करेंगे, और मटेरियल है तो हमें उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर करना है। तो एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट could influence the decision of an informed investor. It is a matter of judgment to decide which item is material and which is not. यानी मैटर ऑफ जजमेंट, यानी जो लोग हैं वो लोग टू लोग, यानी पर्सन टू पर्सन ये जजमेंट डिफर कर सकता है कि क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज नहीं। चलिए अगला है हमारा 6, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखिए प्रूडेंस का मतलब ये होता है, या कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है, जो अपने लॉसेस को, आगे आने वाले हानि को, आगे आने वाले नुकसान को पहले ही कंसीडर कर लेता है। यानी कि अगर मुझे आने वाले साल में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये लॉस हो सकता है, तो उसको अभी से ही मैं मान लूंगा कि होने वाला है, होने वाला है। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना शुरू कर दूंगा, मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में उसका इफेक्ट डालना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर आने वाले टाइम में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है कि श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होना, वो चीज नहीं दिखाएंगे, यानी वो छुपा के रखें। प्रॉफिट होना है तो छुपा के रखेंगे, और जो लॉस होगा वो बता के रखेंगे। सही है। चलिए, तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक का। वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो पिछले वाले लेक्चर में, वो तो इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों है, लेकिन इसमें अभी तक जो हमने किया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्लीज। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन से लॉसेस? एंटिसिपेटेड, यानी जो आगे होने को दिख रहा है। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बी प्रोवाइडेड बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। यानी आगे होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो कंसीडर कर लो अभी, लेकिन आगे होने वाले इनकम और प्रॉफिट को मत करो। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, thus as a result liability may be overstated। अच्छा, अब जब कोई चीज हुआ नहीं और वो अभी आप मान रहे हो बेस्ड ऑन कि आपका आपका जजमेंट बोल रहा है, आपका एस्टिमेट ये बोल रहा है, तो दैट मीन देखो आगे आने वाला नुकसान दो काम कर सकता है, या तो आपका एक्सपेंस बढ़ाएगा या आपका लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये बोल रहे हैं इट प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, thus as a result liability may be overstated। इट हैज ए ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक है ना। फिर एक बात बताओ, आगे जो होने वाला है वो आज ही आप अपने बुक्स में अगर कंसीडर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा फिर। तो ये एक ड्रॉबैक भी है इसका। इट हैज अ ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज्ड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि आपको हो तो रहा है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट आप दिखाना नहीं चाहते हो, थोड़ा सा बचा के रखना चाहते हो। तो आप क्या बोल दोगे कि मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाला कुछ लॉस है, ताकि कि वो लॉस को अभी कंसीडर कर ले और अपने प्रॉफिट को कम दिखाने लगे। तो इट हैज अ ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज्ड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व एंड दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। और जो काम हुआ नहीं है और वो आप कंसीडर कर रहे हो, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही फेयर शो ना कर पाए अपने आप को। इट शुड बी अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर सो दैट द रिपोर्टेड रिजल्ट आर नॉट डिस्टॉर्टेड। तो इस चीज को, यानी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को जब आप लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा ऐसा नहीं कि आप डिस्टॉर्ट कर दो, जो एक्चुअल है उससे थोड़ा सा अलग दिखा दो। यानी थोड़ा अलग तो दिखाओगे ही अगर आप इसको फॉलो करो, बहुत ज्यादा अलग नहीं हो जाना चाहिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है, जिस प्राइस पे हमने वो किया है, उसी प्राइस पे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और ना कि उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। मान लो अभी हमने कोई एसेट परचेज किया, जैसे कि कोई कार परचेज किया 20 लाख का अपने बिजनेस में, तो उसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो 20 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है कि जैसे आप 20 लाख का कार परचेज करोगे ना, जैसे ही बाहर निकालोगे उसका प्राइस मार्केट वैल्यू 18 लाख, 17 लाख, 16 लाख ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कितने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 20 लाख पे। यानी जो कॉस्ट आपने पे किया उसी पे रिकॉर्ड होगा।
यानी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि an asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the transaction। यानी जो पेमेंट आपने किया है किसी एसेट को खरीदने के लिए, उसी अमाउंट पे हमें उसको रिकॉर्ड करना, और फर्दर जो उस पे, जैसे कि फिक्स एसेट खरीदेंगे तो बाद में डिप्रिसिएशन कटेगा, तो डिप्रिसिएशन भी किस अमाउंट पे कटेगा, जो कॉस्ट होगा हमारा उस अमाउंट पे कटेगा। नो रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट वैल्यू इन द बुक्स, यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल लिया कि कार आपने परचेस किया 20 लाख में, मार्केट में उसका दाम 16-17 लाख होगा, तो मार्केट प्राइस आपको रिकॉर्ड नहीं करना, फिर भी आपको 20 लाख पे ही रिकॉर्ड करना है और ना कि 16-17 लाख। नेक्स्ट वन इज द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी आपने इनकम कमाया है, जो भी आपने किसी एक पीरियड में इनकम कमाया है, उस इनकम को कमाने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस चाहे अभी दिया या आगे दोगे, उसको अभी ही कंसिडर कर लो। यानी कि जो आपने इनकम कमाया है उसको मैच कर लो किसके साथ, एक्सपेंस के साथ, तभी जाके आपको फेयर प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाएगा। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अगर आपने, मान के चलो आपने सेल, आपका एक्सपेंस जो है, देखो आपने परचेस किया 10 लाख का कोई सामान, और सेल किया आपने, मैं 2-3 एग्जांपल से समझाता हूं, 12 लाख। अब आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट हो गया 2 लाख का। अब सेकेंड सिचुएशन थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। आपने कोई गुड्स खरीदा क्वांटिटी में 10, जो भी है 10 लाख का, आपने जो उस साल में सेल किया वो 14 लाख का था, और आपका क्लोजिंग में भी स्टॉक बच गया इस 10 लाख में से, मान के चलो 2 लाख। तो अब बताओ यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने क्या बोला अभी कि जो भी आपने यहाँ पे इनकम किया है, इस इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कॉस्ट है। तो वैसे तो आपने यहाँ पे परचेस किया है 10 लाख का, लेकिन इस 10 लाख में 2 लाख का आपने बेचा ही नहीं, वो तो अभी रिमेनिंग है। तो अल्टीमेटली आपने जो ये इनकम कमाया है 14 लाख का, उसके लिए जो आपका कॉस्ट होगा वो 10 लाख नहीं होगा, और ये जो टोटल कॉस्ट आपके लिए कंसीडर होगा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस कंसीडर होगा इस इनकम को कमाने के लिए वो 8 लाख है, और आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो बात समझ रहे हो कि जो हमने इनकम कमाया है उस इनकम के कोरिस्पॉन्डिंग जो खर्चे हैं उसको मैच कराना जरूरी है, ताकि कि हम सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाए। और आगे बोल रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल में है कि इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी कि इसको आप कनेक्ट करो एक्रूअल कंसेप्ट। यानी एक्रूअल में हमें क्या होता है कि कैश कब मिलेगा वो बात का मैटर है, ट्रांजैक्शन हुआ बात खत्म, राइट। चलिए अगला है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि अकाउंट्स के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं या एंट्री करते हैं वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे करते हैं। यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। यानी क्रेडिट और डेबिट हमेशा साथ साथ चलता है, और यही रीजन है कि लास्ट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा टोटल एसेट हमारे टोटल लायबिलिटी के बराबर हो जाता है। इट प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन इंटर इनटू हैज अ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए और अमाउंट भी बराबर होना चाहिए, यानी जितना अमाउंट हमने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करना। तो इन जनरल हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम वही है जो कि 100% डुअल एस्पेक्ट पे काम करता है। दूसरा एक और है जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कौन, सिंगल एंट्री सिस्टम। उसमें एक चैप्टर भी है इस बुक का लास्ट चैप्टर, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें हम ज्यादातर तो थोड़ा बहुत डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, बल्कि ऐसा बोलो जिसमें कि डुअल एस्पेक्ट्स फॉलो करते हैं, और बहुत सारे में डुअल एस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से उसको हम सिंगल एंट्री बोलते हैं, जहां पे कि फेयर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाता। और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट लॉस सही कैलकुलेट होगा। अगला है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी हमारे लिए, इसको भी लिंक करना आप किसके साथ, लिंक करना आप एक्रूअल के साथ। एक्रूअल एजम्पशंस जो हमने फंडामेंटल में पढ़ा था उसके साथ लिंक करो आप, कि रेवेन्यू इज कंसीडर्ड
revenue is considered to have been realized when transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established। यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जब हमने सेल किया, चाहे पैसा अभी मिले या बाद में मिले, अगर हमने सेल कर दिया तो हमें उस चीज को इनकम मान लेना है। यानी जब हमारे पास राइट आ गया कि सामने वाला हमें पैसा देगा, इस चीज का अधिकार आ गया, दैट विल बी टाइम व्हेन वी हैव टू रिकॉर्ड आवर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव। रेदर यहाँ पे राइट भी लिखना चाहिए हमें, रेदर यहाँ पे लिख दो कि राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड, राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड, राइट। चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें पता है कि जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो चीज भी हम इंटर करें उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुआ है। तभी तो जाके ये पता चलेगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है वो सही है, फेयर है, ट्रूथफुल है या करेक्ट है। तो इट प्रिस्क्राइब्स दैट वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट प्रिस्क्राइब्स दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन जब कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वो एविडेंस के बेस पर होना चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, यानी किसी के निजी पक्षपात से कि मैं ये चाहता हूं इसलिए ये करूं, मैं ये चाहता हूं इसलिए ये करो वाले से छुटकारा होना चाहिए। अच्छा, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आप इंटर कर रहे हो वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, डिपॉजिट स्लिप। जैसे आप परचेस करोगे तो इनवॉइस मिलेगा आपको, तो वो इनवॉइस के ही बेसिस पे मैं परचेस रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस में। ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जन एंट्री, और फिर उसी से फाइनली हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनेगा। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट सिंपल सा बोलता है कि जो आप रिकॉर्ड करोगे उसके एवज में आपके पास एविडेंस होना जरूरी है। चलिए, तो बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ के अच्छा लग रहा है। अपना जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी डाउट है मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।